हेलो सभी लोगों को क्लास 11th के मैथ्स के लेक्चर में। तो आज हम लोग फंक्शन नाम का एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 11th में फंक्शन को बेसिक तरीके से बताया गया है सेकंड चैप्टर। मतलब क्या क्या कितने टाइप्स के रहते हैं, कैसा कैसा अलग अलग टाइप के फंक्शन रहते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब रहेगा बस। पर एक बात है कि फंक्शन जैसा टॉपिक आगे बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। क्लास 12th में काम आएगा। फिर जेई मेंस में लगभग 20 से 30% क्वेश्चन फंक्शन से ही होते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसका आज बेसिक थ्योरी और थोड़े से क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। फंक्शन मतलब ये रहता है कि मान लो हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें रखाई हुई है, ठीक है। तो दो अलग अलग चीज को अगर हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट है ये बताने की कोशिश करते हैं, तो वो हम लोग फंक्शन को यूज करके करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसका मेन डेफिनेशन क्या आएगा कि अगर मान लो दो सेट है, एक है सेट ए और एक है सेट बी, ठीक है। तो अगर सेट ए का सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है तो उसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सेट ए सेट बी का फंक्शन है, तो मतलब हो गया इमेज क्या होता है ना। तो इमेज मतलब क्या रहता है कि मान लो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास सेट ए है, ठीक है। इसमें वैल्यू है 1 2 3। और सेट बी है, इसमें वैल्यू है 2 3 4। तो अगर इसको सेट के फॉर्म पे लिखें तो कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू 1 2 3, है ना। और बी इज इक्वल टू 2 3 4। तो जब भी हम लोग ए से बी में ए टू बी में रिलेशन बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं? 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा ना। बहुत सारा बनता है। पर हम लोग रिलेशन बनाते हैं तो बहुत सारा कंडीशन रहता है। जरूरी नहीं कि हर बार हर एलिमेंट ही एक साथ के आ जाए। तो मान लो कि हम लोग ऐसा रिलेशन बनाए जिसमें कि सिर्फ मान लो तीन एलिमेंट है, ठीक है। एक है 1 2, एक है 2 3 और एक है 3 4, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अब ऐसे प्लॉट किए तो हम देखेंगे वन हमारा सिर्फ टू से मैप है ना। टू हमारा सिर्फ थ्री से मैप है और थ्री हमारा सिर्फ फोर से मैप है। तो होता यह है कि जितने भी सेट बी में वैल्यू रहते हैं उनको बोलते हैं इमेज। मतलब सेट ए का सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वन जो है टू से भी जुड़ा हुआ है, वन जो है थ्री से भी जुड़ा हुआ है, वन जो है फोर से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता। अगर वन सिर्फ और सिर्फ एक टू से जुड़ा हुआ है मतलब बोलेंगे कि वन का सिर्फ एक इमेज है। तो अगर दो सेट है, सेट ए सेट बी से, सेट ए सेट बी से रिलेटेड है और सेट ए के सभी एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है, तो उसको बोलते हैं कि सेट ए सेट बी का फंक्शन है, ठीक है। ये होता है फंक्शन का डेफिनेशन। तो इमेज क्या होता है पता चल गया। इमेज मतलब क्या होता है कि जो रेंज में जितनी भी वैल्यू है उसको बोलते हैं इमेज। वन का इमेज क्या है? टू। टू का इमेज क्या है? थ्री। थ्री का इमेज क्या है? फोर। प्री इमेज जस्ट इसका उल्टा रहता है। टू जिसका भी इमेज है, किसका इमेज है? टू, वन का ना, तो वन इसका प्री इमेज हो गया। थ्री का प्री इमेज कौन हो गया? टू हो गया। फोर का कौन हो गया? थ्री हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये होता है डेफिनेशन इमेज और प्री इमेज का, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इमेज को लिख रहे हैं तो इमेज को हम लोग मान लेते हैं रेंज, ठीक है, क्योंकि सेकंड में इसको हम लोग रेंज ही बोलते हैं ना पूरा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट रहते हैं इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। और जितने भी सेकंड एलिमेंट रहते हैं उनको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो हम लोग मान सकते हैं कि इमेज पूरा का पूरा रेंज का सेट रहता है। और जो प्री इमेज रहता है, जो प्री इमेज रहता है वो डोमेन का सेट रहता है, ठीक है। तो पता चल गया रेंज और डोमेन क्या होता है। अब फंक्शन का डेफिनेशन पता चल गया। अब आगे आते हैं एक नॉर्मल से क्वेश्चन पे, एग्जांपल पे। इसमें हम लोग को क्या दिया है कि एक रिलेशन दिया गया है, ठीक। आर। आर कैसा रिलेशन रहेगा? एक्स कॉमा वाई का रहेगा, जिसमें जो y है इज इक्वल टू 2x होगा और जो x कॉमा y है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर रहेंगे, ठीक है। तो
क्या क्या निकालने बोला है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और हम लोग को बताना है कि ये फंक्शन रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। डोमेन मतलब क्या रहता है, अभी जैसे ऊपर पढ़े हम लोग, पूरे के पूरे एक्स की वैल्यू है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इस एक्स में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो एक्स में तो कुछ रेस्ट्रिक्शन दिख नहीं रहा है। रेस्ट्रिक्शन कब रहता है, मान लो कि एक्स हमारा नीचे रहता, तो हम लोग को पता है कि एक्स में हम लोग का जीरो नहीं आ सकता, जीरो आएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा ना। तो ये सबको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इस बार तो एक्स हमारा न्यूमरेटर में है ना, और ना रूट उन लगा है ना कुछ लगा है, मतलब एक्स में सभी वैल्यू आ सकती है हमारी, है ना। तो एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा इसका, नेचुरल नंबर। अब सिर्फ नेचुरल नंबर क्यों, क्या बोलते हैं, पूरा रियल नंबर क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स क्या किसको बिलोंग कर रहा है, सिर्फ एन को बिलोंग कर रहा है। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा एन अपना, ठीक है। अब कोडोमेन हम लोग अब इसके बाद कोडोमेन निकालते हैं, ठीक है। कोडोमेन मतलब कितने सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास आ सकते हैं इस पूरे के पूरे इससे, ठीक है। तो हम लोग कोई सा भी नंबर रख ले, नेचुरल नंबर वन रख ले, टू रख ले, थ्री रख ले, हमारे पास जो भी नंबर आउटपुट आएगा, जो भी इनपुट देंगे, वो हमेशा का हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर रहेगा, है ना। क्योंकि हम लोग को पता है एक्स और वाई नेचुरल नंबर से रिलेट हो रहा है, तो हमारा कोडोमेन भी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। अब आते हैं रेंज पे, ठीक है। तो अब रेंज पे देखेंगे, तो लोग को y की वैल्यू निकाल, मतलब y में क्या क्या वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं x में अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2, x में अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 4, x में 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 6। तो हम लोग देख रहे हैं तो इस y में भी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर आ रहे हैं, पर कैसे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो रेंज नेचुरल नंबर हो गया, डोमेन नेचुरल नंबर हो गया, कोडोमेन नेचुरल नंबर हो गया, रेंज में नेचुरल नंबर होगा, पर उसके अंदर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऐसे हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकल गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को बताना फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन के लिए हम लोग को मैप करना पड़ता है, मतलब इमेज उसका एक ही है ना, ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर x मान लिए और यहाँ पर y मान लिए, तो x में 1 डालेंगे तो y में 2 आएगा, x में 2 डालेंगे तो y में 3 आएगा, और हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, x में 3 डालेंगे तो y में 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, सॉरी, x में 4 डालेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक जाता रहेगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर 1 डालने से सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है जो कि है 2। तो ये हमारा एक ही इमेज है, इसका भी सेम एक इमेज, ऐसा नहीं कि 2 डालने से कुछ और भी वैल्यू मिल जा रही है, नहीं मिल रही है ना। तो 3 डालने से भी सिर्फ 6 ही मिलेगा, और कुछ डालने से 6 नहीं मिल रहा है, और 4 डालने से 8 मिल रहा है, ऐसा नहीं कि 4 में कहीं और डालूंगा तो फिर से मेरे को कुछ और वैल्यू मिल जा रही है। तो क्योंकि हमारा सब एक्स का सिर्फ एक ही आउटपुट है वाई, तो हम लोग बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, ओनली वन इमेज। तो इस कारण हमारा जो है ये फंक्शन हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऊपर क्वेश्चन था उसको वो फंक्शन भी है, तो ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें हम लोग को दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को बताना है कि फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है आर, ठीक है। तो हम लोग पहले वाले को एक्स मानते हैं हमेशा, दूसरे वाले को वाई मानते हैं, बताइए। तो हम लोग एक्स और वाई लिख के प्लॉट करते हैं। ऐसे प्लॉट करके करते हैं ना, तो इससे में हम लोग को आंसर जानना ज़्यादा आसान हो जाता है। और मैं बोलूँगा कि एग्जाम में भी ऐसे करना, तो जब भी डायग्रामेटिक वे में हम लोग जब भी क्वेश्चन लिखते हैं ना एग्जाम में, तो फिर क्या बोलते हैं, उससे मार्क्स मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो पहले वाले में एक्स में क्या है, 2 3 4, है ना, लिख लिए 2 3 4। वाई में क्या है, 1 1 2, 1 1 2, ठीक है। अब देखेंगे 2 किससे रिलेटेड है, 1 से, तो 2 का इमेज है 1। 3 किससे रिलेटेड है, 1 से, तो 3 का इमेज हो गया 1। 4 किससे रिलेटेड है, 2 से, तो 4 का इमेज हो गया 2। इसमें देखेंगे कि सब के सब का इमेज सिर्फ और सिर्फ एक है, ऐसा नहीं है कि 2 के 2 हमारा कहीं और भी मुंह मार रहा है ना। तो ये हम लोग को बोल देंगे कि ये वाला जो पहला वाला था वो फंक्शन है। अगर इमेज अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो एक और बढ़िया से एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है। मान लो कि ये एक्स है और वाई है, ठीक है। यहाँ पर है क्रिकेटर लोग के नाम, ठीक है।
एक हो गया विराट कोहली, एक हो गया धोनी, और एक हो गया बुमराह। ठीक है। अब वाई में क्या क्या है कि क्या क्या क्रिकेट में करते हैं। क्रिकेट में क्या क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, और फील्डिंग करते हैं, अंपायरिंग भी करते हैं, है ना। तो अब बात ऐसी आ रही है कि अगर विराट बैटिंग कर रहा है, ठीक है, धोनी विकेट कीपिंग कर रहा है, और बुमराह बॉलिंग कर रहा है, तो ये आइडियल सिचुएशन रहता है कि जिसका जो काम है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा आइडियल सिचुएशन है, तो हम लोग क्या बोल दिए कि एक्स और वाई मिलके एक फंक्शन बन जा रहे हैं। पर जब हम लोग लोकल एरिया में खेलते हैं, ठीक है, तो कैसा होता है, विराट बोलता है कि मैं बैटिंग भी करूंगा, विराट बोलता है मैं बॉलिंग भी करूंगा, बोलता है कि मैं विकेट कीपिंग भी कर लूंगा, ठीक है। यहाँ आके शांत हो गया। फिर धोनी की बारी आती, धोनी बोलता है मेरा काम तो विकेट कीपिंग करना है ही, मैं बैटिंग भी करूंगा, मैं फील्डिंग भी करूंगा, और मन पड़े तो मैं अंपायरिंग भी कर लूंगा। तो अगर इन्हीं लोग सबका सब काम कर लें तो बाकी प्लेयर के खेलने की जरूरत ही क्या करेगी, सब सब काम कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विराट का यहाँ पर 3 इमेज हो गया है, धोनी का यहाँ पर 4 इमेज हो गया है। तो जब भी यहाँ पर एक आदमी ज़्यादा, एक से ज़्यादा काम करता है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल इमेज होना। ठीक है। तो ऐसे लोग को ऐसे काम को फंक्शन नहीं बोलते। जब एक आदमी सिर्फ एक काम करे या फिर जब एक वैल्यू सिर्फ एक से रिलेटेड हो तो उसको बोलते हैं कि वो सही फंक्शन है। ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल था। तो अब फंक्शन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। बाकी अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग फिर से सीधा से प्लॉट करते हैं। एक बना लिए एक्स, एक बना लिए वाई। ठीक है। एक्स मेरे लिए 2 है, 3 और 4 है। 2, 3, 4। ठीक है। अब यहाँ पर 2 एक बार आया है, 2 एक बार आया है, 2 बार 2 है तो 2 बार 2 मत लिख देना। ठीक है, सिर्फ यूनिक वैल्यू लिखते हैं हम लोग। फिर वाई में क्या है, 2, 4, 3। 2 है, 4 है और 3 है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 2 अपना 2 से रिलेट हो रहा है। फिर यहाँ पर 2 अपना 4 से भी रिलेट हो रहा है। 3 अपना 3 से रिलेट हो रहा है, 4 अपना 4 से। तो ये दोनों का केस तो ठीक था, ये दोनों सिर्फ एक से रिलेट हो रहे हैं। पर जो 2 है वो देखेंगे तो 2 से भी रिलेट हो रहा है और 4 से भी रिलेट हो रहा है, मतलब दो जगह मुंह मार रहे हैं। तो इसके दो इमेज हो गए, एक नहीं, एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। ठीक है। तो एक्स में एक एलिमेंट का यहाँ पर दो इमेज हो गया, मतलब कि ये फंक्शन ही होगा। ठीक है। नो फंक्शन, यहाँ पर बोला नॉट अ फंक्शन। अब आखिरी वाले का हम लोग फिर से बनाते हैं। आखिरी वाले के एक्स में है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो जो आखिरी वाला है एक्स में 1 2 3 4 5 और 6, और इसके वाई में है 2 3 4 5 6 है। 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब 1 2 से रिलेटेड है, 2 अपना 3 से हो गया, 3 अपना 4 से हो गया, 4 अपना 5 से हो गया, 5 अपना 6 से हो गया, 6 अपना 7 से। तो सभी का सभी सिर्फ और सिर्फ एक से रिलेटेड है, इस कारण हम लोग इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन है। तो ऐसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि क्या फंक्शन है और क्या नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसका टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आते हैं। ठीक है। तो कुछ तरह के फंक्शन रहते हैं जो कि अभी नॉर्मल क्लास 11 में नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन के लिए ठीक रहेगा, पर बाद में जाके काम आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो पहला रहता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो उससे पहले एक बात बताऊंगा कि यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई भी बोलते हैं। तो जो भी हम लोग पढ़ते आए हैं कि एक्स कमा वाई है ना, तो ये तो एक्स है अपना, और वाई को हम लोग एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स।
तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो नाम याद रखना, अगर दिया है कि यहाँ पर ऐसे दे दिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब y है, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि जब y की वैल्यू और x की वैल्यू सेम हो, जैसे कि 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, तो इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा? तो प्लॉट करेंगे मतलब यहाँ पर अलग से एक प्लॉट करके देखते हैं ऐसा। तो ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो जब x की, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y का स्केल है ना, एक्सिस है, तो जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो दोनों कहाँ मीट करेंगे? यहाँ पर मीट करेंगे, है ना। वैसे ही जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, तो दोनों कहाँ मीट करेंगे? यहाँ पर। वैसे 3,3 में यहाँ पर, 4,4 में यहाँ पर। तो जो लाइन बनेगी डायगोनल वो ऐसे करके बनेगी सीधी, और सेम टू सेम अपोजिट -1,1 में यहाँ पर मिल जाएगा, -2,2 में यहाँ पर। तो ऐसे करके, तो जो y इक्वल टू एक्स की लाइन रहती है वो हमेशा ऐसी बनती है, डायगोनल, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस को बीच से काटते हुए। तो ये रहता है आइडेंटिटी फंक्शन। फिर आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है, वाई की वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहेगी, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, 1, कुछ मतलब एक्स वैल्यू जितनी भी चेंज हो, वाई की वैल्यू मान लो 3 मान ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ 3 ही रहेगा। एक्स की वैल्यू 2 डाल रहे हैं तो भी 3 आएगा, एक्स की वैल्यू 4 डाल रहे हैं तो भी 3 आएगा। मतलब जो लिखेंगे 1, सी लिख लिए, 2, सी लिख लिए, 3, सी लिख लिए, तो जो एक्स की वैल्यू है, हाँ, जो अपनी एक्स की वैल्यू है वो हमेशा ऐसी सेम रहेगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? तो इसमें ऐसे हुआ, मान लो कि मैं c की वैल्यू 3 ले ले रहा हूँ, ठीक है, c इक्वल टू 3, तो 3 यहाँ पर आएगा, है ना। तो अगर x की वैल्यू मैं 2 भी डाल दूँ तो भी मेरा y का आंसर 3 आएगा, x की वैल्यू 4 डाल दूँ तो भी y का आंसर मेरा 3 आएगा, x की वैल्यू 6 डाल दूँ तो भी y की वैल्यू 3 आएगी, 8 में भी 3 आएगा, ऐसे करते 3 आएगा, माइनस में भी कुछ भी डाल दूँ 3 आएगा मेरा, है ना। तो जो लाइन बनेगी वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। फिर आता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या रहता है, जब हम लोग मल्टीपल एक्स के टर्म यूज करते हैं, उसमें पावर लगा दिए, उसमें रूट लगा दिया, मतलब जितना भी छेड़खानी हम लोग को करना रहेगा किसी भी एक फंक्शन के साथ या तो एक इक्वेशन के साथ, तो उस छेड़छाड़ी को करने के बाद हम लोग के पास जो इक्वेशन आता है उसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो बहुत टाइम लगता है। इजी तरीका, एक नॉर्मल तरीका क्या रहता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहती है, वाई, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो जब भी ग्राफ प्लॉट करना रहेगा तो पहले एक्स की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 -1 प्लस 2, वाई की वैल्यू क्या आ गई 2, तो एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, 1। फिर एक्स की वैल्यू 2 पे ये हो गया 8 -4 प्लस 2, ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। तो ये ऐसे करके एक लाइन बना। अब इसके बाद ऐसे कर्व भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है या तो ऐसे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कैसा हम लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन मिला है उसके हिसाब से। तो अगर प्लॉट करना है तो ऐसे ऐसे करके प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक बार x की यहाँ पर 5 वैल्यू ले लो और एक बार x की यहाँ पर 5 वैल्यू ले लो, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या होता है, पता चल गया। मतलब जब भी हमारे पास मल्टीपल पावर वाली इक्वेशन आती है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो इसके में अभी के लिए तो ज़्यादा ग्राफ बनाने के लिए आएगा नहीं आप लोग को, पर नॉर्मल क्वेश्चन कैसे आएगा कि हम लोग को फंक्शन दे दिया है, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू दे दी है, तो हम लोग को y निकालना है, ठीक है। तो -4 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 16, क्यों, -4 की पावर 2 16 होता है, -3 का 9 होगा, -2 का अपना क्या हो जाएगा 4, 1 का 1, 0 का 0, फिर यहाँ पर फिर से रिपीट हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है तो 1, 4, 9, 16, ठीक है। तो इसका जब फिर प्लॉट वगैरह करते हो ना, तो कैसे प्लॉट होगा, प्लॉट करके दिखा दे रहा हूँ मैं।
यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, इसमें भी जाएगा 1 2 3 और ये हो गया 4। और ऊपर कहाँ तक जा रहा है में 16 तक जा रहा है ना, 5 10 15 और 20, ठीक है। तो जब -4 रख रहा हूँ x की वैल्यू तो y की वैल्यू है 16, तो -4 पे y की वैल्यू है 16, ठीक है। -3 पे हो गया, ये माइनस है ना, -3 पे हो गया 9, मतलब यहाँ पर। -2 पे हो गया 4, मतलब यहाँ पर। -1 पे हो गया 1, मतलब कि जस्ट यहाँ पर। 0 पे 0 है, और सेम यहाँ पर वैसे के वैसे उल्टा रिपीट हो जाएगा। 2 में 4, 3 में हो गया 9, 4 में हो गया 16। जो हम लोग ग्राफ देखेंगे वो हमारा ऐसे करके बनेगा, और इसको फिर आगे हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा। तो नॉर्मल अगर हम लोग अच्छे से बनाएंगे, तो अगर ये छोटा सा है तो हमारा यू शेप का ग्राफ बनता है, और यू यहाँ पर इसको टच करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका बाद आता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन मतलब क्या रहता है कि नॉर्मल हमारे पास जैसे y इक्वल टू एक्स था ना, कि आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसमें अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या, एक मिनट चले जा रहा हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म पे रहेगा। कैसे रहेगा फ्रैक्शन के फॉर्म पे, ऐसे। तो y की वैल्यू 1/x है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म पे हो गया। तो ये हो गया अपना रेशनल। फ्रैक्शन के फॉर्म पे कैसे रहेगा, y की वैल्यू हमारी एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स है, मान लो, कैच मान लेते हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो ये है ना। तो यहाँ पर जो जी ऑफ एक्स है कभी भी जीरो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर जीरो आया तो ऊपर अपना इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। तो जब भी हमारा जो सामने वाला ये है वो रेशनल फॉर्म पे रहता है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म पे रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल क्या हो गया, y इक्वल टू 1/x हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1/x है, तो x की वैल्यू जब -2 रखेंगे, है ना, तो -1/2 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.5। यहाँ पर -0.5 आ गया। तो ऐसे ही सबका वैल्यू रखेंगे तो सबका आंसर आ जाएगा। इसका जब प्लॉट करेंगे तो ऐसे प्लॉट होगा, एक लाइन इधर जाएगा और एक लाइन यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक। तो ये अपने हिसाब से प्लॉट कर लेना, क्योंकि एक बार हमारे पास नंबर आ गया तो उसको प्लॉट करना तो आसानी रहता है ना। फिर आते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मतलब क्या रहता है, y इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स मतलब क्या रहता है, अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, पर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस वहाँ से हट जाता है। मतलब मॉड एक्स में अगर मैं -1 लिखूँ तो 1 हो जाएगा, -2 लिखूँ तो 2 हो जाएगा, -100 लिख दूँ तो 100 हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका ये मतलब नहीं कि -100 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रिटर्न करता है, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो 100 है तो 100 आएगा, मॉड के अंदर 1 है तो 1 आएगा। तो क्या रहता है कि इसका जब ग्राफ बनता है तो x की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखें तो अपने पास जो भी वैल्यू आया, ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2, है ना, यहाँ पर ऐसा। x की वैल्यू -2 पे भी y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि -2 हट जाएगा, तो -2 पे भी 2 आएगा। तो जैसा लाइन हमारा यहाँ पर जा रहा है, सेम टू सेम उल्टा लाइन यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। इसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन मतलब क्या रहता है कि इसका फॉर्मूला ये अलग से रहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, इसके सिर्फ तीन आउटपुट आएंगे, या तो -1, या तो 0, या तो 1, ठीक है। तो मान लो कि x की वैल्यू पॉजिटिव में डाल रहा हूँ मैं, 10, ठीक है। तो मॉड 10/10 क्या हो जाएगा, 10/10, इसकी वैल्यू आ गई 1। नेगेटिव में अगर डाल रहा हूँ तो -10, तो मॉड ऑफ -10/-10, तो मॉड ऑफ -10 10 हो गया, 10/-10 हो जाएगा -1। अगर मैं 0 डालता हूँ तो 0/0, तो जो कि वैसे तो नॉट डिफाइंड रहता है, पर इन केस
अगर आना रहा तो इसकी वैल्यू जीरो रहती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जीरो आ गया। तो ऐसे में क्या रहता है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 डाला हूँ, ठीक है, तो 1 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। अगर 2 डाला हूँ तो 2 का भी मेरा 1 आ जाएगा। तो ये ये वाले में मैं x में पॉजिटिव में कुछ भी डालूँ, मेरे को आंसर 1 ही मिलने वाला है, और x में नेगेटिव में कुछ भी डालूँ तो आंसर मेरे को -1 ही मिलने वाला है। तो हमारा दो लाइन ऐसा सीधा बनता है, ठीक है। इसका फिर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। इसमें क्या रहता है कि मान लो कि हमारे पास है नंबर 1, 2, 3, ठीक है, इसके बीच में आएगा 1.2, 1.3, 1.9, है ना। तो 1.2 हो या 1.3 हो या 1.9, अगर 1 से 2 के बीच में नंबर है, ठीक है, और वो 2 से छोटा है, तो वो 1 ही बन जाएगा। मतलब अगर 1.9 है तो 1 बन गया, 1.8 है तो 1 बन गया। मतलब पॉइंट को हटाते हैं, जो पहला वाला है उसको देखते हैं बस। अगर 2.9 होता है तो पहला वाला क्या है, 2, तो इसका आंसर हो जाता है 2, ठीक है। तो y को हम लोग लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसे x। तो अगर 2.8 दिया है तो सिर्फ पहला देखेंगे, वो हमारा हो जाएगा y की वैल्यू हो गई 2। तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में बनता है। 1 से 2 तक हम लोग वैल्यू डालेंगे तो हमारा वही आएगा, 2 से 3 तक डालेंगे तो वही आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो टोटल टाइप ऑफ फंक्शन में इतना ही आ रहा था, ठीक है। अब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक और एग्जांपल ऐसे अच्छे से दे देता हूँ। लोग को मान लो कि 3 नंबर दिया है, ठीक है। एक दिया है 1.8, एक दिया है 2.9, 3.7, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1.8 में से पहला क्या 1 आ रहा है तो 1 हो गया। इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, है ना। इन केस अब हम लोग को दिया है -1.8, -2.9, -3.7। तो ऐसे में क्या रहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर से -3 निकालो, -3 लिख दो, ठीक है। तो हम लोग को जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करना रहता है ना, तो हम लोग नंबर लाइन के हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो हम लोग को ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, यहाँ पर -1, -2, -3, ठीक है। तो अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच वैल्यू है तो हमेशा उसके पहले वाले को लेंगे, मतलब 0 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच है तो पहले वाले को लेंगे, मतलब वो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। 2 से 3 के बीच है तो पहले वाले को लेंगे, मतलब 2 हो जाएगा। वैसे ही -1 से 0 के बीच में है तो उससे पहले वाले को लेंगे, तो -1 हो जाएगा सब वैल्यू। -2 से 1 के बीच है तो उसके पहले वाले को लेंगे, मतलब -2 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे -1.8, -1.8 कहाँ पर आ रहा था, कुछ यहाँ पर आएगा, है ना। -1.8, तो -1.8 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो इसकी वैल्यू हमारी राउंड ऑफ होगी जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी वैसी 3, मतलब -3, और इसकी वैल्यू ऐसी हो जाएगी हमारी -4, ठीक है। और वैसे अब इसकी 1.8 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, 1 आ रहा था, तो ये 1 हो गया। 2.9 के पहले क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। 3.7 के पहले 3 आ रहा था। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो उल्टा भी रहता है उसमें क्या रहता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें ग्रेटेस्ट में हम लोग पहले वाला देख रहे थे, तो उसके अपोजिट वाले में हम लोग बाद वाला देखते हैं। तो इस बार 1.8 का हमारा 2 हो जाता, 2.9 का 3 हो जाता, 3.7 का 4 हो जाता। पर अभी क्योंकि नहीं है तो अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन के थ्योरी वगैरह ये था, कितने टाइप के होते हैं, किससे क्या इमेज रहता है, क्या प्री इमेज रहता है, और फंक्शन है कि नहीं कैसे निकालते हैं, इसमें हम लोग आज इतना पढ़ लिए। तब इसके बाद जो आखिरी एक्सरसाइज है इस फंक्शन का, इस चैप्टर का, तो उससे पहले एक तो थ्योरी की टॉपिक और बचे हैं, उसको करेंगे, और एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। उसका एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें मिसलेनियस वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतने में फिर हमारा जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन फंक्शन वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।